हेलो एवरीवन। आज 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सेक्शन में हम काफ़ी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है दिल्ली में GRAP का तीसरा चरण लागू। इस न्यूज़ से संबंधित आपको कुछ जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जाती है तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो हवाएं चलती हैं उसके कारण दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो बहुत अधिक खराब हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया है, जिसका तीसरा चरण दिल्ली में लागू हो गया है। इससे संबंधित कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे CAQM, जिसका मतलब होता है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। ये आयोग ही GRAP को चलाने और उसे बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब वायु गुणवत्ता से संबंधित एक टर्म आता है AQI, वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें आप देख पा रहे होंगे 50, 100, 200, 300, 400, 500 मैंने लिखा हुआ है। ये याद करने के लिए ऐसे सही होगा कि अगर आपकी AQI का स्तर 50 से नीचे है तो वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी है, 100 तक है तो संतोषजनक है, 200 तक सामान्य होता है, 300 तक खराब होता है और 400 तक बहुत खराब होता है, 500 तक गंभीर माना जाता है और उसके ऊपर आपातकालीन मान लिया जाता है। वर्तमान में अर्थात अभी शनिवार को अपना जो AQI है दिल्ली का वो 400 तक पहुंच गया था। अगले दिन संडे को ये घटकर 350 के आसपास आ गया था। इसलिए ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया गया है। उससे संबंधित एक जानकारी ये IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार वायु गुणवत्ता जो है दिल्ली में लगातार खराब होती रहेगी और सोमवार से गंभीर स्तर पर ही बनी रहेगी। इसके आगे 6 दिनों तक भी ये काफ़ी ख़राब बनी रहेगी, क्योंकि रात में शांत हवाएं चलने के कारण दिन के दौरान मध्यम हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जिससे ठंड की स्थिति में कम मिश्रण ऊंचाई के कारण प्रदूषक जो हैं वो ज़मीन के करीब फंस जाते हैं, जिससे आपकी वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के जो तीसरे चरण में उसमें प्रमुख बातें क्या हैं, उससे संबंधित जानकारी ये है कि इसके तहत जो सभी उद्योग हैं, ईंट भट्टे हैं, हॉट मिक्स प्लांट हैं, जो सरकार के NCR क्षेत्र में लगाए गए हैं, सरकार की श्रेणियों में शामिल हैं, वो बंद रहेंगे। उद्योग, ईंट भट्टे और हॉट मिक्स प्लांट बंद रहेंगे। साथ ही साथ जो स्टोन क्रशर हैं और खनन से जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो भी बंद रहेंगी। साथ ही साथ जो गाड़ियां चलेंगी उनमें सरकार ये लाने वाली है कि भारत स्टेज 3 और भारत स्टेज 4 BS3 BS4 के जो डीजल वाले वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाने वाला है। आप ये सब करने हैं, लेकिन फिर भी जो एयर क्वालिटी के ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण है वो है पराली। अखबार में ये दिया गया है कि उत्तरी राज्यों में पराली जलाने के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि हुई है। 15 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक 6 राज्यों में पराली जलाने के कुल 15,000 मामले आए हैं। पंजाब में ही अकेले 12,000 मामले हैं, जिसमें भी आपकी ही सरकार है इस समय। हरियाणा में लगभग 1800, उत्तर प्रदेश में 750, राजस्थान में 225, मध्य प्रदेश में 600 मामले सामने आए हैं। अभी पंजाब के कारण सबसे अधिक एयर क्वालिटी पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण पंजाब सरकार ने 4 कृषि अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। सोशल मीडिया के लिए सरकार शिकायत अपील समितियों का गठन करेगी। इससे आपको क्या क्या जानकारी लेनी है, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अभी हाल ही में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2022 को अधिसूचित किया है, जिसमें शिकायत अपील समितियों के गठन की बात की गई है। इससे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी जैसे आपको फेसबुक से कोई समस्या है, फेसबुक की किसी पॉलिसी से आपको समस्या है, फेसबुक पे आप कुछ पोस्ट करते हैं उससे आपको समस्या है, या आप कोई पोस्ट देखते हैं तो उससे आपको समस्या है, इन सभी के लिए आप सरकार के पास अभी नहीं जा सकते। अभी आप फेसबुक को उसके लिए लिखेंगे, फेसबुक में जो शिकायत निवारण अधिकारी होगा वो उस पर कार्रवाई करेगा, और उसके बाद अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं तब आप कोर्ट जाएंगे। उसमें आपको टाइम लगेगा, आपका पैसा भी खर्च होगा।
इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अपनी तरफ से शिकायत अपील समितियों का गठन करेगी, जो विभिन्न कंपनियों को शिकायत निपटान के लिए फोर्स कर सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल प्राधिकरण जो है, अब सोशल मीडिया के लिए भी उसी तरह का एक प्राधिकरण को गठन करने का जो पहला चरण है, शिकायत अपील समितियां, उसको गठन किया जा रहा है। इससे होगा क्या कि इससे ये होगा कि इससे जो नए डाले गए नियम हैं वो सरकार को सोशल मीडिया सामग्री पर नियंत्रण से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत अपील समितियों को नियुक्त करने की अनुमति मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? देखिए सर, सबसे पहले क्या होता था कि सरकार शिकायत अधिकारी नियुक्त कर देती थी और उन शिकायत अधिकारियों को ये कह देती थी कि आप जो कंपनियां हैं उनसे संपर्क में रहिए कि क्या व्यवस्था चल रही है, क्या कितना सॉल्यूशन हो रहा है। पर उससे जो है बहुत देरी आ रही है, क्योंकि जनरली कंपनियां फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर या अपनी स्वायत्तता बनाने के नाम पर इन सब मामलों में काम ज़्यादा करती नहीं, क्योंकि इसमें बेफालतू का पैसा खर्च होता है। तो अब क्या करेगी? तो उसके बाद सरकार ने उद्योगों को, जो कंपनियां हैं, एक स्वनियामक संगठन का सुझाव दिया था कि भाई हम नियम नहीं बनाएंगे, आप ही नियम बना लीजिए, आप ही एक संस्था बना लीजिए, उसका वित्त पोषण करिए और अपने आप और इस सब समस्याओं को जो आ रही हैं उनको सॉल्व करिए। पर ऐसा किया नहीं गया, क्योंकि वो चाहती थी कि इससे सर हमारी जो सीक्रेट पॉलिसीज़ हैं, जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं ताकि दूसरी कंपनियां हमसे आगे ना निकलें, वो सर बाहर आ जाएंगी। तो अब सरकार ने कहा है कि अब सरकार शुरू में 1 या 2 समितियों को नियुक्त करेगी, सोशल मीडिया की शिकायतों का निवारण शुरू करेगी और भविष्य में जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जाएगी उनकी संख्या भी बढ़ाती जाएगी। इस प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष होगा और सरकार के द्वारा नियुक्त 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिसमें एक पदेन सदस्य होगा और उसके बाद 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे। इन सभी में डिजिटल जो व्यवस्थाएं हैं उनके एक्सपर्ट्स को डाला जाएगा। इससे अब होगा क्या कि अब सरकार सीधे सीधे कंपनियों को ये आदेश दे सकती है कि हमारे पास देखिए इस पोस्ट को लेके कंप्लेंट आई है, उस पर आप कार्रवाई करिए, नहीं तो हम आप पे जुर्माना लगा देंगे। इससे कंपनियों पे बहुत अधिक दबाव बढ़ जाएगा कि वो अपनी तरफ से ही उन सभी शिकायतों का निपटान शुरू करें, क्योंकि अगर वो सरकार पे पहुंच गई तो सरकार उन पर उन पर क्या कहते हैं, शुल्क लगा सकती है, उनको काम करने के लिए नीतियों में परिवर्तन करने के लिए। सरकार अब कंपनियों के अंदरूनी मामलों में काफ़ी दखल दे देगी अगर कंप्लेंट सीधे सरकार पर चलेगी। इससे ये भी होगा सबसे ज़रूरी कि अब भारत के लोगों को किसी पोस्ट से समस्या है तो फेसबुक हेडक्वार्टर उसको डिसाइड नहीं करेगा, इंडिया फेसबुक का हेडक्वार्टर भी डिसाइड नहीं करेगा, उसे भारत की सरकार भी सीधे डील कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पराली निपटान के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा की गई है आज के अखबारों में, जिसमें सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव तो है किसानों को आर्थिक सहायता मिले। इसमें मतलब होता है कि इसका अर्थ ये है कि बिजली घर सरकारी केंद्रों में बेचने, गौशाला भिजवाने के लिए जहाँ पराली को चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, किसानों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे कि पराली को जलाने के बजाय इन मामलों में लगाया जा सके। आप पराली का ईंधन या खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। पराली का ईंधन में प्रयोग करने के लिए उसमें विभिन्न रासायनिक क्रिया करनी पड़ेंगी, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। उसके बाद पराली को उसमें रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके ईंधन बनाया जा सकता है, या फिर जैव बटन चक्र चलाकर या बायोमास प्लांट चलाकर भी खाद के रूप में पराली को डाला जा सकता है। संरक्षित खेती का सर कॉन्सेप्ट पराली के माध्यम से ये है कि अगर जो जनरली होता क्या है कि धान और किसी अन्य फसल की जो पराली है वो खेती की जुताई में सबसे बड़ी रुकावट होती है। धान उगी, धान कटी, उसके बाद जो उसकी जड़ें बची हैं उसको पराली कहा जाता है। अब हमें अगली फसल उगानी है तो पराली को हटाना है, इसीलिए पराली हटाई जाती है और उसके बाद उसे जला दिया जाता है। इस समस्या को सुलझाने का कारण ये है कि हम ये तभी करना पड़ेगा जब हम उसके बाद कोई बड़ी फसल उगाने वाले हों, जैसे गेहूँ है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, धान के ठीक बाद गेहूं जैसी बड़ी फसलों के बजाय सब्जियां उगाने का प्रचलन है, जिससे परालियों को
खाद के रूप में डायरेक्ट उपयोग किया जा सके। दूसरा, आप गेहूं और धान के लिए अलग अलग संरक्षित भूमि का उपयोग करें कि इस पे गेहूं होगा, इस पे केवल धान होगा, जिससे संरक्षित खेती के माध्यम से पराली को कम किया जा सके। समस्या इस संरक्षित खेती में ये है कि अधिकतर छोटे किसान ऐसा कर नहीं पाएंगे। पराली से संबंधित उद्योग फ्यूल के मामले में, साथ ही साथ अन्य बायो मटेरियल बनाने के लिए रॉ मटेरियल के मामले में भी परालियों का उपयोग किया जा सकता है। समय समय पर वैज्ञानिक इसकी सुझाव देते रहते हैं, वहाँ आप इसको कर सकते हैं। और आखिरी है पलटा हल की जुताई। पराली को ज़मीन से उखाड़ने के बजाय पराली को ज़मीन में दबाने को पलटा हल की जुताई कहा जाता है। और दबाने के बाद कुछ विशेष रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके उसे वहीं पर खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पराली के निपटान के प्रमुख 5 तरीके जो किसानों और वैज्ञानिकों ने सुझाए हैं वो यही हैं। अब अगले आते हैं अगली न्यूज़ पर। भारत बॉन्ड ETF। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में के जरिए भारत सरकार अपने सरकारी कंपनियों के बॉन्ड को, सरकारी कंपनियों के शेयर्स को बॉन्ड बनाकर उनसे पैसा उगाने का कार्य करती है। 2019 में ये पहली बार जारी किए गए थे, जिसमें 12-13 जो सरकारी कंपनियां हैं PSUs, उनके बॉन्ड को मिलाकर एक बॉन्ड बनाया गया जिसे भारत बॉन्ड कहा जाता है और उसे स्टॉक मार्केट में डाल दिया गया था। इसमें कुछ ही चुनिंदा सरकारी कंपनी जो AAA रेटिंग यानी सबसे अच्छी रेटिंग वाली होती हैं, उनमें उनके बॉन्ड को इसमें डाला जाता है। आम व्यक्ति इसमें 2000 से लेकर 1 लाख तक का निवेश कर सकता है। जो शेयर बाज़ार के मास्टर लोग हैं उनके अनुसार इस पर शायद 7.69% तक के रिटर्न की संभावना है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक इससे ऊपर केवल जो सॉवरेन बॉन्ड होते हैं जो 8% पे चल रहे हैं उससे अच्छे, उसके बाद सबसे अच्छा बॉन्ड भारत बॉन्ड ETF ही माना जाता है। पर इस बॉन्ड पर जब आप प्रतिफल पाएंगे, जब ये पूरा मैच्योर होकर आपको पैसा मिलेगा, तो उस पर लगभग 20.8% का कर आपको देना पड़ेगा। भारत बॉन्ड करके बाद अगली न्यूज़ पे आते हैं। विशेष स्वच्छता अभियान। विशेष स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी लेने के विशेष स्वच्छता अभियान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस तरह से है कि जनरली हमारा जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, उसमें जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, वो इस अभियान को चलाता है, जिसके जरिए जो भारत में जगह जगह हमारे जो सरकार के कार्यालय हैं उनमें डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, जिससे कि जो फिजिकल जो क्या कहते हैं फिजिकल जो पन्ने हैं उनकी संख्या कम हो, जिससे पर्यावरण पर भी ध्यान हो और डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ाते भी हो, जिससे रख रखाव आसान हो जाता है और सस्ता हो जाता है। अभी हाल ही में न्यूज़ इस तरह से आई है कि वर्तमान में जो डिजिटल स्वच्छता अभियान का दूसरा चरण आया है, उसमें पेपर और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के जरिए भारत सरकार ने 250 करोड़ राजस्व को पैदा किया है। 250 करोड़ रुपए मिले हैं, क्योंकि उन्होंने उस पेपर को एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो बड़ी बड़ी रिसाइकल प्लांट है उनको बेच दिया, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को भी रिसाइकल प्लांट में बेच दिया, जिससे उन्हें 250 करोड़ रुपए मिले हैं। ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत डिजिटलाइजेशन और जो संख्या और फाइलों की संख्या में कमी है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा जरूरी है पुराने कानूनों का हटना। अभी दूसरे चरण में सरकार ने 900 पुराने नियम खत्म कर दिए हैं, जिससे जो प्रशासनिक सुधार है वो और अधिक बढ़ गया है। हमारा प्रशासन अधिक सरल हो गया है और सुगम हो गया है। 900 कानूनों को हटा दिया गया है। अब आते हैं अगली इस पे, कोयला ढुलाई का पुनर्योजन। बात इसमें मेन ये चल रही है कि अभी अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पर काम शुरू किया है, जिसमें भारत में जो कोयले का खनन है, उसका जो ट्रांसपोर्ट है और उसका जो यूज़ है, उससे संबंधित एक नीति बनाने पे भारत सरकार ने नीति आयोग को कहा था और नीति आयोग उस पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। नीति आयोग उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद रेल मंत्रालय और बिजली मंत्रालय को देगा। ये दोनों मंत्रालय कोयला मंत्रालय से सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद कोयले ढुलाई पे जो सुधार हैं उनको लगाया जाएगा। इससे संबंधित अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से ये है सर कि सर कोयला मंत्रालय और बिजली मंत्रालय चाहते हैं कि हमें रेल की जो कोयले की ढुलाई है उस पर रुपया कम देना पड़े, क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ जाता है। रेल मंत्रालय की समस्या ये है कि रेल मंत्रालय के रेवेन्यू का आधा हिस्सा कोयले ढुलाई का है, तो अगर कोयले की
ढुलाई का खर्च घटा तो रेल मंत्रालय की आमदनी घट जाएगी, और रेल मंत्रालय पहले से ही घाटे में चल रहा है। तो अभी इन तीनों मंत्रालयों में इसके लिए लड़ाई चल रही है कि कितना पैसा लगना चाहिए तीनों मंत्रालयों में। लेकिन एक कॉमन सुझाव ये है कि नौवहन की दरों के मुताबिक माल ढुलाई के ढांचे में बदलाव किया जाना चाहिए। बंदरगाहों का जो खर्चा है आपको उसको भी ध्यान में देना है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है उसको भी ध्यान में देना है। परिवहन मंत्रालय इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है, परिवहन मंत्रालय भी आगे चल के इसमें आ जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि प्रस्तावित ढांचे के तहत जो मंत्रालय है वो दोनों तरह की ढुलाई, रेल समुद्र रेल मार्ग जनरली होता है जिसमें रेलवे खदान से बंदरगाह तक और बंदरगाह से बिजली घरों तक रेलवे का जो भाड़ा है वो वसूल करती है। इस तरह के बजाय एक ही खेप में करने को रेल मंत्रालय कह रहा है, जिसे हम टेलीस्कोपिक फ्रेट कैलकुलेशन कहते हैं। इसके तहत रेल मंत्रालय ये भी कह रहा है कि आपको उतना ज़्यादा भाड़ा कम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत जो है रेलवे को लाभदायक आपूर्ति मार्ग तय करने का, एक छोर से दूसरे छोर तक ढुलाई करने और आगामी कोयला खदानों और मांग स्थानों के आधार पर भविष्य के रेल मार्गों की योजना बनाने का काम मिला हुआ है। आप भविष्य में कैसे भेजेंगे उस सब का काम पीएम गति शक्ति प्लान में रेलवे मंत्रालय ऑलरेडी कर रहा है। तो रेल मंत्रालय कह रहा है कि कोयला मंत्रालय और बिजली मंत्रालय को इसमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले से ही काम कर रहे हैं। अब आते हैं अगली न्यूज़ पर। चिप प्लांट के लिए जो समझौता हुआ है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये जानिए कि अभी हाल ही में हुआ क्या है कि बेल्जियम का जो IMEC है और भारत सरकार के बीच 28 नैनोमीटर की जो चिपें हैं जिनका यूज सबसे ज़्यादा वाहनों में होता है, जो हमारे वाहनों में चिपें लगी हैं सेमीकंडक्टर की वो 28 mm या उससे ऊपर की होती हैं। उन चिपों की टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए भारत सरकार और बेल्जियम सरकार की IMEC के मध्य समझौता हो चुका है। वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी 2023 तक, उसका प्लांट भी लग जाएगा और अच्छे से उसकी जो प्रोडक्शन है वो शुरू भी हो जाएगा, जिससे कि हमारी सेमीकंडक्टर की जो हमारी इच्छा है कि हम उसमें आत्मनिर्भर बने वो अच्छे से पूरा हो सकता है। आपको याद रखना है कि बेल्जियम के साथ समझौता हुआ है। अब आते हैं दूसरी बात पर, जैसे मोढेरा गांव। हुआ क्या है सर अभी कि गुजरात के जो महसाणा ज़िले में मोढेरा गांव है उसको पहला भारत का सूर्यग्राम घोषित किया गया है, क्योंकि इसमें सारी बिजली व्यवस्था 24/7 है और वो सारी की सारी सौर ऊर्जा से ही मिल रही है। इसीलिए मोढेरा गांव को सूर्यग्राम का दर्जा दिया गया है। मोदी सरकार का कहना है कि हमारा लक्ष्य 2 साल के अंतर्गत 100 सूर्यग्रामों को पैदा करना है। सूर्यग्राम से आपको मोढेरा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि भारत में जो कई सूर्य मंदिर माने गए हैं उनमें 3 प्रमुख हैं। उनमें से एक सूर्य मंदिर जो 11वीं शताब्दी में भीमदेव ने बनवाया था वो मोढेरा में ही स्थित है, आपको ये याद रखना है। इसीलिए मोढेरे का महत्व कल्चर में भी, करंट अफेयर्स में भी और साइंस एंड टेक तीनों में बढ़ जाता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। ये जनरल टॉपिक है जो छोटी छोटी न्यूज़ कुछ आई हैं। अभी हुआ क्या है कि सर साउथ कोरिया में हैलोवीन के दिन भगदड़ मचने से 153 लोगों की मौत हो गई है। तो अगर पेपर में आ जाता है ना कि हाल ही में भगदड़ मचने से या हाल ही में हैलोवीन के दिन किस देश में बहुत बड़ी मृत्युएं हुई हैं, तो आप कह सकते हैं साउथ कोरिया। CBI से सामान्य सहमति अभी वर्तमान में तेलंगाना के ने वापस ले ली है। अगर जनरली होता क्या है कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो CBI को इस बात की सामान्य सहमति देती हैं कि आप हमारे यहाँ पुलिस की जांच के बिना, पुलिस से अनुमति लिए बिना अपना कार्य कर सकते हैं, पर उसके लिए सरकारें पहले से उसकी अनुमति देती हैं। अब तेलंगाना ने वो अनुमति वापस ले ली। अब बिना तेलंगाना सरकार और बिना तेलंगाना की पुलिस व्यवस्था के सहयोग के CBI तेलंगाना में कुछ नहीं कर सकती। हाल ही में सोमालिया में बम धमाका हुआ जिसमें 100 लोग मर चुके हैं, और दक्षिण अफ्रीका के नए राजा मिशुजुलू जो जुलू राजवंश के हैं उनका राज्याभिषेक किया गया है। और इसमें एक फैक्ट अच्छा ये है कि दक्षिण अफ्रीका में जो राज्याभिषेक होता है वो कम से कम पिछले 100 साल से भारत के ही उसका सिंहासन बन के आता है। इस समय नहीं गया है क्योंकि इस समय जो हमारे यहाँ उसका सिंहासन बनाने के लिए जिनको ठेका दिया गया था उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं मिला है तो हम नहीं बनाएंगे। तो अभी उस पर चर्चा चल रही है। आपको ये याद रखना है कि मिशुजुलू का दक्षिण अफ्रीका में राज्याभिषेक हुआ है।
अब आते हैं अगली बात पे। जेब्रा क्रॉसिंग से संबंधित एक फैक्ट आपको आज अखबारों में मिलेगा। उसका आपको ये याद रखना है कि जो जेब्रा क्रॉसिंग दुनिया भर में चलती है वो सबसे पहले इंग्लैंड के बर्कशायर में इस्तेमाल हुई थी। और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत संबंधित एक न्यूज़ है कि गुजरात के वडोदरा में एयरबस और टाटा समूह मिलकर जो वायुसेना का C-295 मालवाहक विमान है उसको बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का आधारशिला रख गई है। नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया है, वो उसको बहुत बड़ी बात भी बता रहे हैं। कुल 56 जो हैं विमानों का ऑर्डर भारत सरकार ने एयरबस को दिया था और उन्होंने कहा था कि ये ऑर्डर आपसे हम तभी लेंगे जब आप इसको भारत में ही बनाएंगे। तो एयरबस ने उसको स्वीकार किया है और उसको बनाएंगे। 2031 तक ये 56 के 56 विमान भारत वायुसेना को मिल जाएंगे और उसके बाद इसी प्लांट से निर्यात भी शुरू हो जाएगा। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम हुआ क्या है सर अभी कि राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा जो स्थान है वहाँ पर भगवान शिव की एक सबसे ऊंची मूर्ति जो 369 फीट की है उसे स्थापित किया गया है, जिसे मूर्तिकार नरेश कुमार ने बनाया है। ये पंचधातु से बनी हुई है। आपको बस नाम याद रखना है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास रूपम। ये नाथद्वारा में है, मूर्तिकार नरेश कुमार है, ऊंचाई 369 फीट है। अब आते हैं अगली बात पे। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये कि जो भारत में जनरली हिंदी पट्टी में सबसे प्रचलित आरती है ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, वह राग बिलावल के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है। और आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। थैंक यू।